जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व मिलता है, तो ये आपका है हाइड्रोजन। नाम आपको याद रखना है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये जो न्यूज़ एजेंसी है इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। पद्मश्री पुरस्कार से सबसे पहले किस हॉकी खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम है बलवीर सिंह दोसांझ, जिनको सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी हैं, तो इनका नाम है कमलजीत सिंह संधू। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1970 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो एशियाई खेल हुआ था वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 4 जनवरी को किस देश का स्वतंत्रता दिवस होता है, तो ये हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है म्यांमार, जिसका पहले नाम था बर्मा। इसी का स्वतंत्रता दिवस होता है 4 जनवरी के दिन को। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो हमारे देश का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड एनियट, जो कि आपको मिल जाएगा कावेरी नदी पर। तो ग्रैंड एनकट की बात करते हैं तो इसे हम लोग कलानई डैम के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ये हैं उन लोगों के नाम जिन्होंने कल क्विज दिया था। तो अंकुश राज यहाँ पर पहले स्थान पर है, शेफाली आनंद, अजय यादव, अंकुश कुमार, उसके बाद में राजकुमार आनंद, संतोष कुमार, प्रवीण कुमार सलामत और हैं आपकी वैशाली जतौन। तो इस प्रकार से आप भी ऐप के ऊपर क्विज दे सकते हैं या फिर आपको जहाँ पर भी मौका मिले वहाँ पर आप क्विज जरूर दिया करें। और कोशिश करिए कि दिन में आप आधे से 1 घंटे का समय स्पेशली क्विज के लिए निकालें। क्विज का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप सिर्फ करंट का दीजिए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपको जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अपने सिलेबस के अनुसार जहाँ पर भी आपको क्विज देने का मौका मिले वहाँ पर आप क्विज जरूर दिया करें। बाकी अगर इस वीडियो के पीडीएफ की बात करते हैं तो वह आप केवी गुरुजी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो की पीडीएफ kvguruji.in के ऊपर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये दिवस होता है 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। तो साइन लैंग्वेज आपको बहुत ही अच्छे से पता भी होगा क्योंकि इशारों में आपकी बातें ज़्यादा होती हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हेलो का साइन है, यहाँ पर ये आई लव यू का सिंबल है, इसी प्रकार से यू आर वेलकम का सिंबल है। तो जो हमारे साइन लैंग्वेज होते हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये 23 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक संस्था है जो कि दुनिया में बधिर लोगों के लिए काम करती है, यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं, और संस्था का नाम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ। तो इस संस्था की स्थापना हुई थी 1951 में और इसी दिन को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अब जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है तो उसे आप इशारों में ही बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर हम लोग सुनने वाले व्यक्तियों के लिए भी इशारे का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। थीम इस बार की क्या है, तो इस बार की थीम है साइन लैंग्वेजेस और फॉर एवरीवन, यानी कि जो सांकेतिक भाषाएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बधिरों के लिए है, बाकी आप अन्य जगहों पर भी इसका यूज कर सकते हैं। और कहाँ करना है ये तो आपको पता ही होगा। एश्ले बार्टी किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, तो एश्ले बार्टी की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। और ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रहीं क्योंकि जो रियल ऑलराउंडर खिलाड़ी होते हैं आप कह सकते हैं उनमें से एक है एश्ले बार्टी। जैसे कि जब ये टेनिस में आई थी उसके पहले इन्होंने क्रिकेट खेला था। क्या खेला था? क्रिकेट की ये बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी थी। उसके बाद में क्रिकेट को छोड़ करके ये टेनिस में आ गई और टेनिस में आने के बाद में पिछले वर्ष जो आपका फ्रेंच ओपन का खिताब हुआ था 2019 वाला, उसमें इन्होंने महिला एकल का खिताब भी जीत लिया और लगभग 45 वर्षों के बाद में पहली खिलाड़ी बनी थी ऑस्ट्रेलिया की जिन्होंने यहाँ पर ये खिताब जीता था। उसके बाद में अब बात करते हैं एश्ले बार्टी की ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी एक ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, यानी कि एक गोल्फ का टूर्नामेंट था जिसको भी इन्होंने जीत लिया है। तो
आप देख सकते हैं एशले बार्टी को क्रिकेट की खिलाड़ी रहीं, टेनिस की खिलाड़ी हैं ही, टेनिस में अभी भी ये महिलाओं की रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं और अभी इन्होंने एक गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब भी जीता है। सितंबर 2020 में भारतीय नौसेना व किस अन्य देश की नौसेना के बीच पासक्स सैन्याभ्यास का आयोजन होगा? तो पासक्स सैन्याभ्यास अगर आपसे पूछा जाता है कि जुलाई वाला किसके बीच हुआ था, तो ये हमारा हुआ था भारत और यूएसए के नौसेना के बीच में। लेकिन ये जो आपका अभी आयोजित किया जाना है ये होगा हमारे देश की नौसेना और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब जो भी हमारे संयुक्त सैन्याभ्यास वाले प्रश्न होते हैं यहाँ पर आपसे 2 से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो सिंपली ये पूछा जा सकता है कि ये अभ्यास किसके बीच में होता है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पार्टिकुलर अभ्यास है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ। तो ध्यान रखिएगा पूर्वी हिंद महासागर में इसका आयोजन किया जाएगा। और एक तीसरे टाइप का जो प्रश्न होता है वह थोड़ा सा टफ होता है और उसके पूछे जाने की संभावना भी कम होती है कि इसमें हमारी कौन से युद्धपोत शामिल हुए। तो ध्यान रखिएगा हमारे देश की तरफ से INS सह्याद्री और एक करमुक नाम का जो पोत है वह शामिल होगा और ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर HMAS होबार्ट नाम की जहाज शामिल होगी। बाकी अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इसी साल हमने अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक अभ्यास किया था जिसका नाम है ऑसे इंडेक्स। क्या नाम है? ऑसे इंडेक्स। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था और राजधानी इसकी है कैनबरा में, PM है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा यहाँ की है डॉलर। अब डॉलर जो मुद्रा है ये आप कई देशों की मुद्रा के नाम सुनते होंगे जैसे कि रुपया हमारे यहाँ का है, श्रीलंका का है, उसके अलावा नेपाल का है। तो इसी प्रकार से कुल 8 देशों की मुद्रा है रुपया। उसी प्रकार से डॉलर भी कई देशों की मुद्रा है लेकिन जो इनकी वैल्यू होती है वह अलग अलग होती है। नाम भले सेम हो वैल्यू इन सभी की अलग होती है। तो ऑस्ट्रेलिया को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमारे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में स्थित एक देश है। सितंबर 2020 में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन ने किस राज्य में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है आपके महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले आपको इस लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल के बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा DRDO के द्वारा हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर के इसे डेवलप किया गया था और इसका काम क्या है? तो इसके माध्यम से आप किसी भी टैंक को नष्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी एडवांस लेवल का ये लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है और इसमें रडार भी इंस्टॉल किया गया है। तो अभी DRDO के द्वारा महाराष्ट्र में अहमदनगर है और अहमदनगर में आपको एक स्कूल मिलेगा जिसका नाम है आर्मर्ड कॉर्प सेंटर एंड स्कूल। यहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है और इसमें यूज किया गया मेन बैटल टैंक का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेन बैटल टैंक का यहाँ पर यूज किया गया है। वैसे अगर हम लोग इस प्रकार के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करते हैं तो इनकी रेंज होती है 4 किलोमीटर। DRDO के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, जिस वर्ष अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा की स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में और अध्यक्ष इसके हैं G सतीश रेड्डी जी। नया स्वतंत्र देश बोगनविली के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बोगनविली देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इस्माइल टोरो अमा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ध्यान रखना है कि वर्तमान में सबसे नवीनतम देश है बोगनविल। अभी तक कौन था? साउथ सूडान था, लेकिन अब सबसे नवीनतम देश हो गया है बोगनविल। तो ये आपको ध्यान रखना है। मामला क्या हुआ था अगर आपको याद हो तो दिसंबर माह में ही मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पर एक प्लेबिसाइट करवाया गया। ये आप देखिए पहले, ये है पापुआ न्यू गिनी और इसी का ये छोटा सा द्वीपीय देश है बोगनविल। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है, मैं ज़्यादा इतिहास के ऊपर नहीं जाऊँगा। तो जो बोगनविल के लोग थे यानी कि इस द्वीप पर रहने वाले लोग थे, उनके साथ में जो ये पापुआ न्यू गिनी था वह भेदभाव करता था। इसीलिए काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आज़ादी की मांग हो रही थी और फाइनली जाकर के जनमत संग्रह एक हुआ था दिसंबर 2019 में और उसके बाद में बोगनविल एक स्वतंत्र देश बन गया था। तो स्वतंत्र देश बना 2019 में। उसके बाद में अब जाकर के यहाँ पर पहला आम चुनाव हुआ है और उस पहले आम चुनाव के बाद में जो इस विद्रोह के मुख्य मिलिट्री कमांडर थे और बोगनविल पीपल्स अलायंस पार्टी के अध्यक्ष थे जिनका नाम है इस्माइल
टोरू अमा ये अब नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। बाकी राजधानी इसकी है बुकामे और मुद्रा वही है पापुआ न्यू गिनी वाली किना। डीआरडीओ द्वारा किस राज्य में अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में। और जब भी उड़ीसा का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है उड़ीसा के बालासोर में इसका परीक्षण किया गया। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि ये है क्या। जब भी अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट की बात आए तो ध्यान रखिएगा यह हमारा एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि यह एक प्रकार का ड्रोन है। ड्रोन आप देखे होंगे शादी ब्याह वाला, तो उसी प्रकार का ड्रोन है, हालांकि इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब इस ड्रोन की खास बात यह है कि इस ड्रोन का यूज़ आप किसी भी प्रकार के मिसाइल सिस्टम के लॉन्च के लिए भी कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ड्रोन है उसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा डिजाइन किया गया है और उसी के द्वारा इसका निर्माण भी किया गया है। वैसे अपने देश भारत की बात करते हैं तो अन्य ड्रोन हैं, एक तो भारत अभी जुलाई में लॉन्च हुआ था और एक हमारे डीआरडीओ के पास में काफ़ी बड़ा ड्रोन है जिसका नाम है रुस्तम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे एक ड्रोन हम लोग खरीद रहे हैं इजराइल से, अगर आप में से किसी को उसका नाम पता हो तो वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी तक जे.बी. भोरिया पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के प्रशासक थे और अब इनके स्थान पर ए.के. दीक्षित को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बात है पिछले साल की, जो ये पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक है इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा ऋण दे दिया गया था और ये जो ऋण था वह हो गया था एनपीए। तो बाद में जो हमारे यहाँ पर आरबीआई है उसके द्वारा पूरी तरीके से पीएमसी बैंक का जो प्रशासन है वह अपने हाथों में ले लिया गया था और जो इनके सब पूरा बोर्ड था उसको भंग कर दिया गया और जे.बी. भोरिया को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि जो ग्राहकों का पैसा फंसा था वह अभी भी उसी प्रकार से फंसा हुआ है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ए.के. दीक्षित इसके नए प्रशासक बन गए हैं और राम सिंह सुरिंदर पाल सिंह इसके नए सीईओ बन गए हैं। मुख्यालय आपको इसका मिल जाएगा मुंबई में। 72वें एमीज पुरस्कार 2020 में सबसे कम आयु में ड्रामा सीरीज के लिए उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है अमेरिका की प्रसिद्ध अभिनेत्री, इसके अलावा गायिका जेंडिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एमीज पुरस्कार होता है वह आपके एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा जो भी अमेरिका में प्राइम टाइम के टेलीविज़न शो होते हैं उनके लिए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए किसे क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है खुशी चिंदलिया की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा गुजरात की एक लड़की है जिनका नाम है खुशी चिंदलिया। इनको सितंबर 2020 में होने वाले यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम तुंजा इको जनरेशन के लिए ग्रीन एम्बेसडर या फिर क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोनों तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि खुशी चिंदालिया की यहाँ पर नियुक्ति क्यों हुई है, यानी कि इन्हें चुना क्यों गया? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति इनके द्वारा काफ़ी सारे कार्य किए गए हैं और इनके द्वारा इसी के ऊपर एक ऐसे भी लिखा गया था, यानी कि निबंध इन्होंने लिखा था जिसको यूनेस्को ने शामिल किया था अपने एक विशेष लेख में। तो इसीलिए यूनेप के द्वारा यहाँ पर इनका चयन किया गया है। बाकी यूनेप के मुख्यालय आपको नैरोबी मिल जाएगा और इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन। सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो यहाँ पर सीमांचला दास की नियुक्ति हुई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार के रूप में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सीमांचला दास के साथ में आप फोटो देख रहे होंगे अरुण जेटली जी का। तो यह इनके साथ में क्यों है? क्योंकि जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे उस समय सीमांचला दास वित्त सचिव के रूप में कार्य किए थे। बाकी 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2-3 नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति जी का। तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा।
ये आपके यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं और सैयद अकबरुद्दीन जिनका इन्होंने स्थान लिया है। बाकी राजेश खुल्लर की बात करते हैं तो ये अभी आपके विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और समीर कुमार खरे की बात करते हैं तो एशियाई विकास बैंक में ये भारत के कार्यकारी निदेशक बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और एमडी इसके है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। सितंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जैसे पीएम के द्वारा पीएम किसान योजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत जो भी हमारे देश के एलिजिबल किसान हैं उन सभी को 6,000 रुपये की प्रत्येक वर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। कुछ उसी की तर्ज पे यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में होगा क्या? तो जैसे केंद्र सरकार किसानों को देती है 6,000 रुपये, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 4,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे किसान हैं उनको केंद्र और राज्य सरकार से मिला करके 10,000 रुपये की वार्षिक राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो कई सारे अभियान इनके द्वारा शुरू किए गए हैं, जैसे कि गंदगी भारत छोड़ो अभियान। इनका एक जिला है जिसका नाम है मुरैना। तो डीआरडीओ के द्वारा एक नई लैब स्थापित की जाएगी। एक मास्क जिंदगी अनेक अभियान भी शुरू किया गया। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो है उसका नाम अटल जी के नाम पर रखा गया। राष्ट्रीय भर्ती बोर्ड के आधार पर नौकरी देने की इन्होंने घोषणा की है, जो हमारा नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके आधार पर, एजेंसी है उसके आधार पर। स्वच्छ सर्वेक्षण में जो राज्यों की सूची आई थी उसमें सबसे स्वच्छ राज्यों में ये रहा था तीसरे स्थान पे। पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ था, दूसरे पे महाराष्ट्र था और तीसरे पे आपका रहा था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, वह भारत की सबसे स्वच्छ राजधानी रही है। और जो हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के ऊपर रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में रहा है मध्य प्रदेश। बाकी राजधानी इसकी आपको भोपाल में मिल ही जाएगी। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। उनको कार्यवाहक प्रभार मिला हुआ है क्योंकि लालजी टंडन जो यहाँ के राज्यपाल थे उनकी डेथ हो चुकी है और मामा जी यहाँ के हैं सीएम। भारत की पहली वाणिज्यिक स्वदेशी कंपोजिट सोनार डोम को किस युद्धपोत के साथ में जोड़ा जाएगा? तो ये आपका जोड़ा जाएगा P-15 अल्फा के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सोनार के बारे में अभी कुछ समय पहले मैंने आपको स्टैटिक वाले पोर्शन में बताया था। यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसको अगर हम लोग अपनी जहाज के नीचे इंस्टॉल कर देते हैं तो उसके माध्यम से समुद्र के नीचे क्या गतिविधि हो रही है, किस प्रकार की आवाज़ आ रही है या क्या क्या चीज़ें हैं, उन सभी को आप देख और सुन सकते हैं। सामान्य शब्दों में अगर हम लोग कहें तो ये आपके जहाज के आँख और कान की तरीके से काम करता है। तो अभी तक हमारे देश में जो भी जहाज़ें होती थीं उनके लिए जो सोनार तकनीक थी, यानी कि जो सोनार डैम होता था, इसे हम लोग मंगाते थे जर्मनी से, जर्मनी वाला यूज करते थे। लेकिन अब भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है किनेको लिमिटेड। तो इसी के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी वाणिज्यिक सोनार डोम का निर्माण किया गया है। तो पहला इन्होंने 2018 में बना दिया था और उस समय जो हमारे रक्षा मंत्री थे, क्या नाम था उनका, मनोहर पर्रिकर जी, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अब इसका जो दूसरा डोम है वह भी निर्मित किया जा चुका है और गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, इनके द्वारा यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। तो ये जो डोम है वह हमारे P-15 अल्फा श्रेणी की दो जहाज हैं जिनका नाम है, एक है कोलकाता क्लास और एक है विशाखापट्टनम क्लास। तो ये हमारी स्टेल्थ क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है और इन्हीं में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। बाकी अगर हम लोग सोनार डोम की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि निर्माण तो किया है किनेको लिमिटेड ने, लेकिन इसकी डिजाइन तैयार की थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि है पुणे में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अन्य चीज़ों की बात करें तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड के द्वारा हेल्थ शेयर क्षेत्र में भी प्रवेश किया गया है और उसके लिए इन्होंने बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड को लॉन्च किया। वैश्विक निवेशक फर्म KKR, इनके द्वारा रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी 5500 करोड़ रुपए में खरीदी गई। सेफ विकास खन्ना, जिन्हें अभी कुछ समय पहले एशिया गेम चेंजर नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड।
तो फीड इंडिया नाम का प्रोग्राम शुरू किया था इन्होंने कोविड-19 के दौरान, और उसी के ऊपर इन्होंने ये किताब लिखी है। और वर्तमान में हमारे जो रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगदी जी, जो कि कर्नाटक से सांसद थे, इनका अभी निधन हो गया है। तो कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि सितंबर 2019 में आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 का चिकित्सीय शिक्षा प्राइज किसने जीता है? तो ये प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। और आज के बाद से वीडियो में आपको इसी प्रकार से केवल एक ही प्रश्न मिलेंगे, वो भी करंट अफेयर का ही होगा। अब मैं स्टैटिक जीके को यहाँ पर वीडियो में शामिल नहीं करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और एक ज़रूरी चीज़ कि जो हमारे करंट अफेयर की रिवीजन है वह आज से शुरू हो जाएगी, लेकिन उसकी जो वीडियो है वह आपको दूसरे वाले चैनल पर मिलेगी। तो अगर आप मेरे साथ रिवाइज करना चाहते हैं करंट अफेयर को दिसंबर 2019 से, तो फिर आप नीचे दिए गए लिंक से उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डेली अब पूरे जो करंट अफेयर्स हैं दिसंबर 2019 से उनका रिवीजन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।